हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सब्लाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि इस लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, तो लेक्चर में हम लोग को चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था, उसका जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो आपके सामने है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय। ठीक है, थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि भाई थंबनेल क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। ओके, देख लीजिए लेक्चर नंबर क्या है, 2 है। और लेक्चर नंबर 2 में जो हम लोग देख पा रहे हैं, तो भाई लेक्चर नंबर 2 में आप देखिए क्या पढ़ना है, तो क्रिस्टलीय और एवं अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय के बारे में हम लोग को डिटेल से इसमें पढ़ना है ना। समझिएगा बात को। तो ये जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो पिछले लेक्चर जो आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है, और अगर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर नंबर 1 डिटेल से देखिए, है ना, वो देख लीजिएगा, तो फिर ये लेक्चर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि उस लेक्चर में हम लोगों ने ठोस अवस्था के बारे में बात किया था, पहले पदार्थ के बारे में बात किया था, पदार्थ को वर्गीकृत करके भाई उसके पदार्थ के अवस्था होते हैं, 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस के बारे में, उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या वर्गीकरण होते हैं, वो सब हम लोग ने पढ़ा था। और फिर ठोस को 2 भागों में बांटा गया था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। उसमें भी क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय का परिभाषा तक उस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ लिया था। आज हम लोग क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय का परिभाषा, उसके बीच में जितने अंतर होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, समझ में आ रही बात, उसके बीच में जो अंतर होते हैं, और उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जिशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं सब्लाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। ओके, चलिए अब हम लोग अपना बोर्ड ओपन कर लेते हैं, बोर्ड पे जिस पे पढ़ाना है। ओके, चलिए प्रोसेसिंग। ओके, हाँ जी, ध्यान दीजिए, ये जो आपको ध्यान सामने दिख रहा है, तो भाई क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टलीय ठोस, और ये एक तरफ क्या लिखा हुआ है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करें तो क्या होता है, आपने लास्ट में देखा था कि जब हम लोग समान अभिलक्षण ज्यामिति में सजाते हैं तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जब असमान अभिलक्षण ज्यामिति में सजाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हो कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो अवयव कण है, अवयव कण आप जानते हैं, परमाणु, अणु और आयन, ये तीनों चीज को अवयव कण कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको जो सजाया गया है, एक पैटर्न से सजाया गया है, और इसी कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल दिया था और कहा था कि आगे चल करके और एग्जाम्पल पढ़िएगा। और यहां पे अक्रिस्टलीय में आप देख पा रहे हैं कि अणु जो है, किसी के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो समान नहीं है, माने एक पैटर्न से ये नहीं सजा हुआ है, इसी कारण से इसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इंग्लिश इसका यहां लिखा हुआ है अमorphous सॉलिड, और क्रिस्टलीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जानकारी होना चाहिए आपको इंग्लिश। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो इनके, ये जो आप देख पा रहे हो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो इसके बीच का हम लोग अंतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अंतर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए, अंतर जो है डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफी मजा आने वाला है, एक एक टॉपिक अच्छे से हम समझाएंगे, एक एक लाइन समझाने वाले हैं, थोड़ा बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, आपके दिमाग में अट जाएगा एक एक बात, क्या हो जाएगा, एक एक बात अट जाएगा। तो हमारी बात, हाँ जी, कहां चला गया, चलो ओके। आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है, देखो एक तरफ लिखा हुआ है क्रिस्टलीय ठोस, देख पा रहे होंगे आप लोग, और एक तरफ लिखा हुआ है अक्रिस्टलीय ठोस। ये देखिए, क्रिस्टलीय ठोस और ये अक्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऐसा समझिए कि आपको यही याद हो जाए, और हो जाएगा, इस बात का गारंटी हम देते हैं आपको। ठीक है, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइएगा। देखिएगा यहां पर क्या है भाई, सबसे पहला पॉइंट जो है, हम लोग पढ़ते हैं कौन से गुण पर, देखिए
कौन से गुण पर? तो आकार पर। तो जब हम लोग आकार की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आकार में क्या बोलता है, जो परिभाषा हमने पढ़ा था उसी अनुसार पहला पॉइंट डिफरेंस कर देंगे, है ना, पहला जो है अंतर बता देंगे। तो भाई क्या है, क्या कहता है कि निश्चित अभिलक्षण ज्यामितीय आकार, हमने परिभाषा में क्या लिखवाया था, ठोस का वैसा प्रकार जिसमें क्या हो, है ना, समान अभिलक्षण ज्यामिति। तो समान अभिलक्षण ज्यामिति, यहां क्या लिखा हुआ है, निश्चित अभिलक्षण ज्यामितीय आकार। अब जाहिर सी बात है कि समान अभिलक्षण ज्यामिति, निश्चित अभिलक्षण ज्यामिति एक ही बात है। ओके, अब देखिए इसी का उल्टा कर दीजिए, कुछ नहीं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए, यही पॉइंट आपको लिख देना है, निश्चित की जगह पे अनिश्चित कर देना है। हो गया, पहला पॉइंट बन गया। आइए दूसरे पॉइंट, माने पहला अंतर हो गया, चलो एक अंतर हो गया। दूसरे अंतर के बारे में बात करें तो भाई दूसरा अंतर गलनांक पर है। किस पर है? गलनांक पर है। अच्छा सुनोगे, गलनांक क्या होता है? जैसे कि अगर हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में NaCl एग्जाम्पल होता है, NaCl, जिसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं। अच्छा, उसमें जो सोडियम है वो भी क्रिस्टलीय ठोस ही है। अगर हम बात करें सोडियम के बारे में या नमक के बारे में हम लोग बात करें या क्वार्ट्स के बारे में बात करें, क्वार्ट्स ग्लास नहीं, वो अक्रिस्टलीय में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऐसा चीज है, जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई एक जो है कि ठोस है, कोई एक ठोस है जिसका नाम है A, और इसका गलनांक जो है 50 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट जो लिखा हुआ उसको पहले पढ़ लेते हैं, निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते, इसको डिटेल से हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। 50 डिग्री मान लिया कि इसका क्या है, गलनांक है। अब हमने इस पे तापमान दिया 10 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस। तो 49 डिग्री सेल्सियस तक उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। मान लीजिए कि यही A है और इसमें जो है हम ताप दे रहे हैं और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, मतलब ये मुलायम नहीं होगा, मुलायम नहीं होगा। और जैसे ही 50 डिग्री पहुंचेगा ये एकदम से पिघल जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और एकदम से जो पिघल गया तो एग्जैक्ट वैल्यू पर, एग्जैक्ट टेम्परेचर पर जो पिघलता है उसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, निश्चित। अब निश्चित का मतलब ही आप जानते ही हैं कि फिक्स वैल्यू, है ना, निश्चित और अभिलक्षण ताप पर पिघलता है, निश्चित और अभिलक्षण ताप पर पिघलता है। कौन? क्रिस्टलीय ठोस। अब इसका तो उसका तो उल्टा हो जाएगा, उसका आप पॉइंट छोड़िए, आप ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एग्जाम्पल क्या है अक्रिस्टलीय का? तो शीशा होता है ना, क्वार्ट्ज ग्लास होता है, ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो प्लास्टिक को जब आप गर्म करते हैं तो एकदम से पानी बन जाता है, एकदम से पिघल जाता है? नहीं, पहले मुलायम होता है, अब मुलायम होने के बाद पिघलता है, माने पहले नरम होगा फिर पिघलेगा। आइए पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट पर जब आते हैं तो पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, पॉइंट पर क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग कि ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ये क्या होते हैं? धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, और धीरे धीरे नरम पड़ते पड़ते पिघल जाएंगे। समझ में आ रही बात? चलिए, ये एक पॉइंट हो गया। अब हम देखिए ये विदलन गुण के बारे में बात करेंगे, तो सुन लो, ये पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए इसको, जो है आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। देखिए, जैसे कि सोडियम धातु होता, आपने नाम सुना होगा कि सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना। उसको क्या ऑयल में रखा जाता है, बाहर नहीं रखते हैं कि बाहर जो है वायु में उपस्थित नमी से वो अभिक्रिया कर लेता है और ज्वलनशील होता है। चलो ठीक है। तो सोडियम को जब एक तेज धार वाले चाकू से आप काटिएगा, आप किसी चीज को काटिएगा तो उसके नया सतह मिलेगा। कटने के बाद जब इसको काटेंगे तो एक नया सतह मिलेगा। तो जो नवनिर्मित सतह मिलता है वो चिकना और सपाट होता है, ठीक है, किसमें? क्रिस्टलीय में। अच्छा, अक्रिस्टलीय में। प्लास्टिक को आप छुरी से काटेंगे तो जाहिर सी बात है कटने के बाद एक नवनिर्मित सतह मिलेगा, माने नया सतह मिलेगा। और जब नया सतह मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो रुखड़ा होता है। अगर आप उसको छू के देखेंगे तो कैसा होगा? रुखड़ा होगा, जिसको हिंदी में हम लोग अनियमित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। आइए पॉइंट देखते हैं। भाई क्या बोलता है
तेज धार वाले औजार से, माने एक तेज धार वाले, मेरे पास चाकू है, तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। हाँ भाई, दो टुकड़ों में टूट जाएगा, कट जाएगा। और नई जनित सतह सपाट और चिकनी होती है। कैसी होती है? सपाट और चिकनी होती है। किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। और अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए वही बात कि तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतह वाले दो टुकड़ों में कट जाता है। कैसे? अनियमित। अभी हमने कहा ना रुखरा सतह होगा, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? अनियमित सतह। समझ में आ रही बात? तो उसमें अक्रिस्टलीय में रुखरा सतह होगा और क्रिस्टलीय में चिकना सतह होगा। कब? जब तेज धार वाले चाकू से उसको काटा जाए। तो सोडियम को काटेंगे तो उससे जो सतह बनेगा एकदम चिकना बनेगा, और प्लास्टिक को काटेंगे तो रुखरा बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो क्या कह रहा है कि इनकी गलन उष्मा निश्चित और अभिलक्षणिक होती है। ठीक है, और बस वही बात, ये वाला जो गलनांक है ना, वही वाला पॉइंट है। और इनकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है, माने धीरे धीरे पहले मुलायम होता है, मुलायम होते 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 फिर गल जाता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट के बारे में हम आपको बता दें। देखो, विषमदैशिक और समदैशिक, ये दोनों शब्दों के बारे में जान लो। और आपको याद रखना है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो विषमदैशिक होता है। कैसा होता है? विषमदैशिक होता है। जो अक्रिस्टलीय होता है वो समदैशिक होता है। लेकिन भाई विषमदैशिक होता क्या है, समदैशिक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो विषमदैशिक और समदैशिक प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो देखो होता क्या है, अगर हम एक जगह पर यहां खड़े हुए हैं, ठीक है, और मेरे चारों दिशा में अगर सभी गुण बराबर है, मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट इधर बैठे हुए हैं, 10 स्टूडेंट इधर हैं, 10 स्टूडेंट इस दिशा में है, इस दिशा में, चारों दिशा में 10-10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो ये मेरा जो गुण कहलाएगा ये समदैशिक कहलाएगा। सम मन एक जैसा होता है, सभी दिशाओं में अगर एक जैसा गुण पाया जाएगा तो उसे कहेंगे समदैशिक, और सभी दिशाओं में अलग अलग गुण पाया जाएगा तो उसे हम लोग विषमदैशिक कहेंगे। अच्छा, नाम से भी पता चल रहा है, सम माने एक जैसा है ना, अदैशिक माने दिशा होता है। समझ में आ रही बात? तो हर सभी दिशाओं में अगर एक जैसा गुण पाया जा रहा है तो समदैशिक, अलग अलग गुण पाए जा रहा है तो विषमदैशिक। आपको याद, अच्छा यहां पे थोड़ा याद करने में थोड़ा उल्टा लगेगा आपको, लेकिन ध्यान रखना है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं। देखिए देखिए क्या बोलता है भाई, कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं क्या हैं? विषमदैशिक प्रकृति को होते, याद रखोगे है ना, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। याद रहेगा? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। वास्तविक ठोस और आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव। समझिएगा बात को, बात ऐसा है, इसके बारे में ध्यान से समझ लीजिए कि वास्तविक ठोस क्या होता है। वास्तविक उस चीज को कहते हैं जो आज भी जैसा हो कल भी वैसा ही होगा, 10 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। क्रिस्टलीय ठोस में यही गुण है। क्वार्ट्स है इसका, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, ये बहुत सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, NaCl है, इसको अगर मान लीजिए क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स कैसा होता है? फिटकरी की तरह होता है, देखने में फिटकरी की तरह लगेगा आपको, है ना। उसको अगर आप रखेंगे तो जैसा रखेंगे 10 साल बाद भी वैसे ही रहेगा, 50 साल बाद भी वैसे ही रहेगा। ठीक है भाई, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक ठोस। लेकिन अक्रिस्टलीय, जैसे अक्रिस्टलीय एग्जाम्पल शीशा होता है ना, कांच होता है, तो क्या हुआ कि बहुत पुराने पुराने महलों में जो खिड़की में शीशा लगा हुआ था और उसको जब देखा गया तो ऊपर से पतला था, नीचे से मोटा था। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब शीशा को खड़ा रखा जाता है इस तरीके से तो उसके जो अणु हैं नीचे ढलते हैं, नीचे ढल करके ऊपर का मोटाई पतला हो जाता है, नीचे का मोटाई ज्यादा हो जाता है। इसी यही कारण है कि बहुत सारे शॉप वगैरह में आप देखेंगे कि शीशा का स्लाइडर लगा होता है, और जब शीशा का स्लाइडर लगा होता है तो 5 साल 10 साल बाद वो देखते हैं कि फंसने लगता है वो। तो कारण यही होता है कि ऊपर से शीशा का मोटाई कम होके और नीचे जो वो खांचा में लगा हुआ उसका मोटाई
बढ़ जाता है, जिसके कारण से उसको आगे पीछे करना मुश्किल होता है। इसी कारण से चूंकि आज जैसा है वो 10 साल बाद वैसा नहीं है, तो इसको वास्तविक तो नहीं कहेंगे, तो कैसा कहेंगे? आभासी कहेंगे। कैसा कहेंगे? आभासी। तो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक होता है और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी होता है। आप देख पा रहे होंगे क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वास्तविक होता है और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी होता है। ये देख लीजिए लास्ट पॉइंट, दीर्घ परासी व्यवस्था और केवल लघु परासी व्यवस्था। समझिएगा बात को। होता क्या है कि आप क्रिस्टलीय ठोस में आपने देखा कि भाई अभी हमने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था कि पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न जो बन रहा है वो कहां तक पैटर्न बनेगा? बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं ना, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या पढ़ते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है बड़ा, है ना, बड़ा क्वेश्चन होता है। तो यहां पे जो ध्यान दीजिएगा, अच्छा परास का मतलब रेंज होता है। जैसे होता है ना किसी चीज का, बंदूक का रेंज कितना दूर है, तो उसको हिंदी में हम लोग परास कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो व्यवस्था होता है, इसका जो पैटर्न होता है वो दीर्घ परासी होता है। किसका? क्रिस्टलीय ठोस का। कैसा होता है? दीर्घ परासी, मतलब पैटर्न बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में, तो इसमें पैटर्न बन सकता है, लेकिन कुछ दूर पैटर्न बनेगा, फिर पैटर्न खत्म, फिर पैटर्न बन सकता है कहीं पर, पैटर्न खत्म। ऐसा नहीं कि पैटर्न नहीं बनेगा, लेकिन पैटर्न बहुत कम जगह पर बनेगा। फिर जैसा अपने, वो कहते हैं ना कि अपने औकात पे चलाएगा। हाँ, बहुत अच्छा बनना चाहेगा कि हाँ भाई हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इंसान का नेचर ही खराब है, तो वो अच्छा कैसे बन सकता है? कोशिश कर रहा है लेकिन फिर वो अपने औकात पर चला आ रहा है। तो यहां पर भी क्रिस्टलीय के साथ भी वैसा ही है बेचारे के साथ, कि ये जो है ना, ये अच्छा बनना चाह रहा है, पैटर्न बनाना चाह रहा है, लेकिन फिर पैटर्न खत्म, तो इसका पैटर्न ज्यादा दूर तक नहीं बन पाता है। इसी कारण से कहते हैं केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं, केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो हम लोगों ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या पढ़ लिया? अंतर पढ़ लिया। अब अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। तो भाई अगला टॉपिक क्या होगा? जब अंतर पढ़ लिया तो देखिए, चलिए देख लेते हैं भाई अगला टॉपिक क्या होगा। आप बताइए, शुरुआत में हमने बताया था कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो हमने बताया था क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद दोनों में अंतर पढ़ेंगे, और उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस के बताइए प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ठीक है, इंपोर्ट करना होगा। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट लगेगा। एनसीईआरटी का टेबल एक इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइट की वजह से आ नहीं रहा है। चलिए स्कैन ले लिया, बस एक मिनट। चलिए आ चुका है टेबल आपके सामने, ठीक है। ओहो, ये कितना टेबल आ गया भाई, दो दो टेबल आ गया। एक टेबल को हटा देते हैं। चलिए अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप चाहें तो हेडिंग दे लें। क्या हेडिंग देना है भाई? हाँ बोलिए। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, है ना। के को हटा दें। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। चलिए, नजर आ रहा है अच्छे से? हाँ चलिए बढ़िया, ठीक है, ओके। देखो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में बात करें तो इसको टोटल 4 भागों में हम लोग बांटेंगे। किसको? क्रिस्टलीय ठोस को। आप कह सकते हैं कि सर आगे चल के अक्रिस्टलीय ठोस का भी प्रकार पढ़ना है क्या? तो उसका जवाब है कि नहीं, अक्रिस्टलीय ठोस का प्रकार नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, उसका प्रकार होता ही नहीं। क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्रिस्टलीय ठोस का जो प्रकार होता है वो
4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला नंबर आणविक ठोस। पहला नंबर आणविक ठोस। क्या बोलिए? बोलते रहिए, आणविक ठोस। दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक एवं नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक एवं नेटवर्क ठोस। ठीक है, पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा बताइए धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक। सहसंयोजी भी बोल सकते हैं, सहसंयोजक दोनों चलेगा। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क ठोस। क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है, आपको हेडिंग दे लेना है कि भाई क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार हैं, तो नोट्स बनाते चलना है आपको। तो भाई चारों प्रकार आपके सामने यहां पर है, डिटेल से इसको समझाने वाले हैं। इसमें डिफिनेशन भी आ जाएगा, इसमें गुण भी आ जाएगा। तो आपको उस प्रकार से नोट्स बनाना है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ठीक है, इस टेबल से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी की बात। आइए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात कि भाई एक एक करके बात कर लेते हैं आणविक ठोस। अच्छा देखो, एक चीज समझो कि अगर हम पूछें कि अवयव कण, हाँ अवयव कण जिसको सीपी कहते हैं, तो कौन कौन होते हैं? तो आप बोलिएगा सर परमाणु होते हैं, है ना, अणु होते हैं और आयन होते हैं। तो अणु परमाणु आयन होते हैं। तो देखो परमाणु को छोड़ दो, 2 चीज मैच कर जाएगा। कौन? आणविक। तो आणविक किससे बनेगा? बोलो, अणु से बनेगा। आयनिक, तो आयनिक किससे बनेगा? आयन से बनेगा। आइए ध्यान दीजिए। अच्छा, आणविक के 3 प्रकार। आणविक के 3 प्रकार कौन कौन? तो ध्यान दीजिए, आध्रुवीय। क्या? आध्रुवीय। अगर आपको वहां पे नहीं दिख रहा है अच्छे से तो यहां पर हम साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपको देखने में समस्या है तो यहां पे आध्रुवीय, चूंकि छोटा है टेबल में तो यहां पर लिख देते हैं आध्रुवीय। क्या है? आध्रुवीय। तो आध्रुवीय ठोस हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या करना है, इसका सीधा कर लेना है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ध्रुवीय। ध्रुवीय ठोस, इसको आप साइड में लिख सकते हैं। और एक और प्रकार होता है हाइड्रोजन आबंधित। क्या होता है? हाइड्रोजन आबंधित। यहां पे आपका आबंधित लिखा है, आप आबंधन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आबंधित। हाइड्रोजन टूट रहा है, नहीं ठीक दिख रहा है। चलिए, तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। आध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। ठीक है, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो पहला आणविक ठोस है, तो आणविक ठोस का परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसान सा परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप नोट्स बनाते जाइए। क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार। और भाई क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है तो लिखेंगे ना, क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण अणु के रूप में उपस्थित हो। किस रूप में? अणु के रूप में उपस्थित हो। अच्छा, आयनिक का बना लीजिए, ऐसे ही बना लीजिए परिभाषा। आयनिक ठोस जो है अगला वाला नंबर 2, तो उसमें क्या कह सकते हैं? क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण आयन के रूप में उपस्थित हो। 2 ठो का परिभाषा तो ऐसा ही हो गया। अच्छा, मान के चलो चूंकि परमाणविक ठोस नहीं होता है, लेकिन अगर होता तो हम लोग लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण परमाणु के रूप में उपस्थित होता है ना। चलिए, अब फिर ये दोनों के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। तो ये चीज तो परिभाषा हो गया। भाई इसके 3 प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार जो होते हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, ये चीज ध्यान दो, इसको नोट कर लो चूंकि फिर इसको मिटाएंगे। ये आप देख पा रहे हो कि जो अवयव कण इसमें होते हैं, तो तीनों में आप देखिए, तीनों में आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि अवयव कण जो है ये देखिए अणु अणु अणु। ठीक है, चाहे अध्रुवीय हो, ध्रुवीय हो या हाइड्रोजन आबंधित हो, चूंकि ये तीनों प्रकार किसका है? आणविक ठोस का प्रकार है। तो अणु क्या होगा? बताइए। सॉरी, क्या कहते हैं? अवयव कण क्या होगा? तो अणु होगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो बल लगते हैं वो बल के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि बल क्या लगता है। तो बल जो लगते हैं वो देखिए, परिक्षेपण अथवा लंदन बल। तो लंदन बल क्या होता है? वो जो है
आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक परमाणु है, तो परमाणु में आप क्या जानते हो? ओके, ब्लैक कलर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए। परमाणु में आप जानते हैं कि भाई परमाणु में क्या होता है, बीच में धनात्मक होता है जिसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना, घूमता रहता है। और एक और परमाणु ले लें तो ये भी होगा बीच में धनात्मक, जिसको प्रोटॉन कहते हैं, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो आप बताइए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में तो प्रतिकर्षण होगा, जो दोनों माइनस है, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन कोई ऐसा समय आ जाए कि यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन तो रहे यहां पर, और यहां से इलेक्ट्रॉन सारा गायब हो जाए, माने एक तरफ चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन से खाली हो गया, सारा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाए, माने घूम रहा है तो एक तरफ शिफ्ट कर गया। तो बताइए, इधर इलेक्ट्रॉन माइनस और ये प्लस, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो उसे हम लोग लंदन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लंदन बल कहते हैं। शहर के नाम पर है ना। अच्छा, एक्चुअल में शहर के नाम पर नहीं है, साइंटिस्ट का ही नाम था लंदन बल, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, आध्रुवीय के एग्जाम्पल के बारे में, तो आध्रुवीय में सबसे पहले एग्जाम्पल याद रखो, जितने भी नोबेल गैस होते हैं वो सभी जो होते हैं आध्रुवीय ही में आते हैं। ये जो नोबेल गैस हैं उसको आप आध्रुवीय में रखिएगा। तो एक एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है, क्या? आर्गन। क्या दिया हुआ है? आर्गन। थोड़ा सा और इसको जूम कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा इधर रखा जाए, चलिए बढ़िया। ओके, आर्गन, ठीक है, ओके। अच्छा, बात समझिएगा, ये CCl4 जो होता है ये आध्रुवीय कैसे है? सबसे पहले आध्रुवीय के बारे में अगर बात करें तो उसमें आपको एक चीज जानकारी होना चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता जो होता है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, समझिएगा बात को, 11 क्लास का ये टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को आकर्षित करने का जो गुण होता है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे कि आपको यहां पर हम बता दें कि देखो, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इसके बीच में क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है। इसी कारण से क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और अपनी तरफ खींच लेता है चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए Cl पर क्या आता है? माइनस आता है ना। कलर थोड़ा चेंज कर ले, वो कलर अच्छे से आपको नहीं दिखेगा, ये ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। तो Cl पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और H पर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर कौन सा आवेश आता है? प्लस, है ना। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का क्या ज्यादा है? विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के जोड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। बहुत बढ़िया, आकर्षित करने का गुण होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो भाई ऐसा है कि सुनो, अगर ये दोनों के बीच में बॉन्ड टूट गया, क्या हो गया? दोनों के बीच में बॉन्ड टूट गया तो वो ध्रुवीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्रुवीय कहलाएगा। अगर बीच का बॉन्ड नहीं टूटा तो अध्रुवीय कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, तो अगर दो इंसान है, बीच में दोस्ती है, और दोनों जो है या तो अमीर है या तो गरीब है, ठीक है, माने दोनों एक जैसा है। अब दोनों एक जैसा है तो दोनों में अच्छी दोस्ती है। अब उसमें से एक बहुत अमीर हो गया और एक बेचारा गरीब रह गया, ठीक है। तो अमीर अक्सर ये देखा जाता है कि उसको वैल्यू नहीं दे रहा है, और उनके बीच में दोस्ती टूट जाता है, सेपरेशन बढ़ जाता है, दूरियां बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात? माने ऐसा समझो कि अमीर के पास विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा हो गया, तब उनके बीच में ध्रुवीकरण हो गया। क्या हो गया? अच्छा, गरीब के पास विद्युत ऋणात्मकता का मान कम है, अमीर के पास ज्यादा हो गया, तो उनके बीच में क्या हो गया? ध्रुवीकरण। और दोनों के विद्युत ऋणात्मकता का मान अगर समान रहेगा तो उनके बीच में क्या नहीं होगा? ध्रुवीकरण नहीं होगा। और जब ध्रुवीकरण नहीं होगा तो उसे अध्रुवीय कहेंगे। अध्रुवीकरण हो गया तो उसे ध्रुवीय कहेंगे, ध्रुवीकरण हो गया तो ध्रुवीय, और ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है तो अध्रुवीय करेंगे।
देखो जैसे कि यहां पे क्या है, आपका CCl4 है ना, तो पहले हम CCl4 ना बताकर पहले H2 बता रहे हैं, CCl4 पर आएंगे। अगर H2 के बारे में बात करें तो भाई H2 माने H बॉन्ड H है, H बॉन्ड H होगा। तो इनके बीच में देखो जितना विद्युत ऋणात्मकता इस हाइड्रोजन का है उतना ही विद्युत ऋणात्मकता इस हाइड्रोजन का होगा। तो ना तो ये बॉन्ड तोड़ पा रहा है ना तो ये बॉन्ड तोड़ पा रहा है। चूंकि बॉन्ड नहीं टूट रहा है तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या कहेंगे इसको, अगर बॉन्ड नहीं टूट रहा है तो बोलेंगे इसमें ध्रुवीकरण नहीं होगा, ध्रुवीकरण नहीं होगा। आज चूंकि ध्रुवीकरण नहीं होगा तो बताइए ध्रुवीय क्या अध्रुवीय? अध्रुवीय। देखिए एग्जाम्पल किसका है, अध्रुवीय का एग्जाम्पल है, समझ में आ रही बात। अच्छा अगर हम लोग बात करें यहां पे एक और एग्जाम्पल है आपका I2, तो I बॉन्ड I, बोलिए ध्रुवीय क्या ध्रुवीय? ध्रुवीकरण नहीं होगा तो बताइए क्या कहलाएगा, है ना, अध्रुवीय ठोस कहलाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे तो CCl4 आ गया, ये दोनों तो आपने समझा दिया, लेकिन CCl4 ये कैसे अध्रुवीय होगा, है ना, ये कार्बन अलग है, क्लोरीन अलग है, विद्युत ऋणात्मकता तो अलग ना होगा, तो ध्रुवीकरण हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। CCl4 का जो संरचना बनेगा इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से संरचना बनेगा। तो सुनो, ई क्लोरीन जितना इसको खींचना चाहेगा, समझ में आ रही बात, इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन उतने ताकत से इतना इसको खींचेगा, बात समझ रहे हैं, ये इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये इधर खींचेगा। तो बताइए अगर हम बल के बारे में बात करें, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, तो किसी चीज को हम इधर से खींच रहे हैं और उधर से भी इधर से भी खींच रहे हैं, अगर दोनों तरफ समान जो है बल लगा रहे हैं तो जो नेट बल है, कुल बल कितना, 0 हो जाता है। ना इधर खिंचाएगा वो चीज, ना उधर खिंचाएगा, तो ना बॉन्ड इधर से टूटेगा ना बॉन्ड उधर से टूटेगा, मतलब ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, यही हाल ऊपर नीचे होगा। तो इनके बीच में ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है, तो ध्रुवीय क्या ध्रुवीय? अध्रुवीय कहलाएगा। समझ में आ रही बात। अच्छा अब अगर हम एक और बात कर लें तो CO2, इसका भी भाई थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। तो CO2 का संरचना कैसा बनता है ये आपको जानकारी होना चाहिए, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो CO2 का संरचना ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। आप जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना दिया। वही बात, ऑक्सीजन इधर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, यह ऑक्सीजन इधर से खींचेगा, तो जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, तो इनके बीच में ध्रुवीकरण नहीं होगा। चूंकि ध्रुवीकरण नहीं हो रहा तो ध्रुवीय ठोस कहलाएगा, कि अध्रुवीय, तो अध्रुवीय ठोस कहलाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला जो है हमारा, अच्छा और चीज इसमें पॉइंट वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। पॉइंट देखिए, ये जो होते हैं कैसे होते हैं, अध्रुवीय जो होते हैं मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, ये गुण है इसका, याद रखिएगा, पॉइंट अब बना सकते हैं कि अध्रुवीय ठोस कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। ये विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी जिसमें विद्युत धारा प्रवाह ना करे, विद्युत धारा प्रवाह ना करे तो विद्युत रोधी होते हैं। और क्या बोलता है, ये अत्यधिक निम्न, यहां पे ध्यान दीजिए, अत्यधिक, अच्छा यहां पे अत्यधिक निम्न क्या है, ऊपर चलिए, क्या बोलता है, गलनांक। तो गलनांक जो होगा इसका बहुत कम होगा, कम होगा नहीं, बहुत कम होगा, ठीक है, किसका, अध्रुवीय का। यही बात अगर हम लोग ध्रुवीय के साथ करें तो सबसे पहली बात कि इसमें बल कौन सा लगता है, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया क्या होता है थोड़ा समझा देते हैं, तो आप एक एक चीज समझ के चलो, शॉर्टकट में नहीं चलना है, चीजों को समझ के चलना है, नॉलेज लेना है आपको। ऐसा नहीं कि टेबल है तो लाइन बाय लाइन टेबल को ऐसे पढ़ दिए, है ना, हाँ जी देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, काम खत्म। नहीं, आपको डिटेल से समझना है एक चीजों को, समय लगे लेकिन सीख करके जाइए आप। अब बताइए भाई क्या होता है, क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लेते हैं, इनके बीच में बॉन्ड तो बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। अब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो भाई इनके बीच का बॉन्ड टूट गया। अब जब बॉन्ड टूटा तो किसी ना किसी बल द्वारा तो टूटा होगा ना, समझ में आ रही बात। तो इसी बल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो पता चला कि जो ध्रुवीय ठोस है उसमें जो बल लगता है वो द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया लगता है। अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl, लेकिन आप कहेंगे सर SO2 जो है वो भी तो CO2 की तरह लग रहा है। अब SO2 क्यों जो है आपका ध्रुवीय कहलाएगा, इनके बीच में बॉन्ड टूटना चाहिए ना। आइए थोड़ा सा आपको वेक्टर का टर्म से आपको समझा देते हैं, वेक्टर के टर्म से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो भाई क्या है, तो बताइए SO2 है, तो अब SO2 का बॉन्ड बनता है ना, 11th क्लास में एक स्ट्रक्चर था, एक चैप्टर था जिसे हम लोग कहते थे
केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में SO2 का ऐसा संरचना बना था। और चूंकि ऐसा संरचना जिसे हम लोग मुड़ी हुई संरचना कहते हैं। अब एक बात बताइए, ये इधर बल लग रहा है, ये इधर बल लग रहा है, सीधा सीधा रहेगा तब ना नेट फोर्स जो है जीरो होगा। ये तो नीचे खिंचा रहा है, वो भी नीचे खिंचा रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, माने ध्रुवीकरण हो जाएगा। चूंकि ध्रुवीकरण हो जाएगा, इसी कारण से SO2 जो है वो ध्रुवीय ठोस कहलाता है। ओके, अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में देख लीजिए भाई। ये भी कैसा होता है, मुलायम होता है। ये भी क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। और इसका गलनांक जो होता है बहुत कम नहीं होता है, लेकिन कम होता है, तो निम्न आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आबंधन, हाइड्रोजन आबंधन के बारे में बात कर लें तो हाइड्रोजन आबंधन में सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन आबंध लगता है। क्या लगता है, हाइड्रोजन आबंध। माने हाइड्रोजन आबंधन ठोस में कौन सा बल लगेगा, तो हाइड्रोजन आबंधन बल लगेगा। अच्छा भाई, तो हाइड्रोजन आबंधन बल होता क्या है, आइए थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। ओके, ठीक है। तो हाइड्रोजन आबंधन बल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं तो बेहतर रहेगा। हाइड्रोजन आबंधन बल, देखो हाइड्रोजन आबंधन बल समझ लो, नॉलेज लो, सिर्फ याद ये मत रखो कि भाई हाइड्रोजन जो ये होता है हमारा आबंधन ठोस होता है, उसमें हाइड्रोजन आबंध लगता है, चलो तुमने रट लिया। लेकिन कोई तुमसे पूछ ले कि ये बताओ बेटा कि हाइड्रोजन आबंधन बल होता क्या है, कैसे बताइएगा, जानकारी तो होना चाहिए ना, है ना। तो आइए उसको सीख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ फोन, ट्रिक याद रखिएगा, दूसरी तरफ फोन, FON। एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। इनके बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड डॉटेड लाइन से बनता है, ब्रोकन लाइन जिसको कहते हैं। दो बात याद रखिए, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नहीं। क्यों ऐसा लेते हैं, तो कहा जाता है कि एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ उच्च विद्युत ऋणात्मकता लेके चला जाता है। कैसा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता। और उच्च विद्युत ऋणात्मकता याद रखोगे, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है फ्लोरीन का, नंबर 2 पे ऑक्सीजन, नंबर 3 पे नाइट्रोजन। ये तीनों जो हैं ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं। अगर यह हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, कैसे लाइन से, डॉटेड डॉटेड लाइन से, तो उसे हम लोग हाइड्रोजन आबंधन कहते हैं। आइए थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो समझिएगा बात। तो यहां पर हमने लिया H बॉन्ड F, H बॉन्ड F, पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है H बॉन्ड F। अब क्या हुआ कि भाई फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हो गया ब्रेकअप। क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, इनके बीच में ब्रेकअप हो गया। तो भाई फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में ब्रेकअप हो गया, मतलब बॉन्ड टूट गया। तो फ्लोरीन हाइड्रोजन से कहाएगा कि जो हमने तुम्हें गिफ्ट दिया था वो सब वापस करो, है ना। तो हाइड्रोजन कहेगी ले जाओ, सारा हुआ तो गिफ्ट है, ले जाओ सारा अपना गिफ्ट। तो जब इसको गिफ्ट देगी तो फ्लोरीन ने क्या गिफ्ट दिया था, इलेक्ट्रॉन। क्या गिफ्ट दिया था, इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ने दे दिया कि ले जाओ अपना इलेक्ट्रॉन, रखो अपने पास। तो बताओ तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की अब कमी हो गई है। तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, ब्रेकअप का मौसम चल रहा है, किसका मौसम, ब्रेकअप का मौसम चल रहा है। तो इस पर जो है माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस। इधर भी जो है टूट गया है, कट गया है ना। अब इधर भी कटा है तो इधर भी माइनस और इधर भी प्लस हो जाएगा। आने के बाद आप कहते हैं ना कि भाई ये अब पुराने जमाने की बात थोड़ी ना है, नए जमाने हैं, है ना। तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ठीक है। तो यहाँ पे भाई फ्लोरीन बात करेगा हाइड्रोजन से कि भाई ऐसा है कि तुम्हारा भी तो ब्रेकअप हो चुका है, चलो हम लोग मिलकर के पैचअप करते हैं। क्या करते हैं, पैचअप करते हैं। तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन आप कहिए, है ना, क्या पहले जैसा बॉन्ड बन पाएगा, है ना। वो कहते हैं ना फर्स्ट लव, है ना। तो क्या वैसा बॉन्ड बन जाएगा,
तो नहीं बनेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा कैसा बनेगा, टूटा टूटा बनेगा। दोनों का दिल टूट चुका है तो टूटा टूटा बॉन्ड बनेगा, है ना। ओके, ये समझने के लिए सिर्फ है, और जो है इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। अब फ्लोरीन जो है भाई हाइड्रोजन को देखेगा, अच्छा तुम उसके साथ बॉन्ड बनाए हो, हम इसके साथ बनाएंगे बॉन्ड। नए जमाने की बात है भाई, है ना, पुराना जमाना थोड़ी ना है। अब ये फ्लोरीन इधर गुस्सा, इसने बोला कि चलो वैकेंसी खाली है, कोई आओ बॉन्ड बनाओ मेरे साथ। इधर हाइड्रोजन इधर गुस्सा, ये भी वैकेंसी अपना खाली रख रही है ना। चलो, अब इसी चीज को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरे तरफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, चलिए। कहां चला गया टेबल, ध्रुवीय अध्रुवीय, टेबल का हो गया, फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट तो रुक जाइए, करते हैं इंपोर्ट। पेज नंबर 2, एक बार आप पिछला देखिए क्या क्या अभी पढ़ाए हैं। 1 मिनट में अपलोड हो जा रहा है, टेक्निकल इशू लग रहा है। ये हट क्यों गया, तीसरा नंबर पे तो ये था। ओह, कुछ टेक्निकल इशू है तो आप यहाँ तक कर लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा भाई हाइड्रोजन आबंधन ठोस तक। कहाँ तक पढ़ा, हाइड्रोजन आबंधन ठोस तक। तो कल जो है, जो बचा हुआ है 10 मिनट का और क्लास था, उसको कर करके फिर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, एक नए लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।